हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बायोकेमिस्ट्री वाली यूनिट चल रही है और इसी को अपन आज कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से सब टॉपिक्स के अंदर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे वो चीज़ समझिए। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखेंगे कोलेस्ट्रॉल का, कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार से होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हम कोलेस्ट्रॉल का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। यदि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, चाहे वो हमने उसको डाइट से कंज्यूम किया हो या फिर हमारी बॉडी ने उसको खुद से सिंथेसाइज किया हो, तो अब वो आ चुका है तो हमारी बॉडी के अंदर वो किस प्रकार से फ्लो होगा, किस प्रकार से ऑर्गन टू ऑर्गन या फिर सेल टू सेल वो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। यदि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर आ चुका है, इसके बाद जो सेल तक जहाँ पहुँचना था वह पहुँच चुका है, उसके बाद वो बॉडी से उसको डिग्रेडेशन भी होना जरूरी है। क्या क्या वो उसी फॉर्म में रहता है या फिर वो डिग्रेड हो जाता है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट हमारी बॉडी से किस प्रकार से होता है, कि जब बॉडी के अंदर वो डिग्रेड हो गया, डिग्रेड होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बने, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से किस प्रकार से एक्सक्रीट आउट किया जाएगा। इसके बाद हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं इसका, कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक प्रकार का स्टीरॉल लिपिड है। ये हमें समझ में आ गया। लिपिड जो कि फैट्स होते हैं, ये है हमारी बॉडी के अंदर। अब तक आपने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बारे में खराब ही सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हार्ट अटैक वगैरह। लेकिन ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ें करता है, अच्छे फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर, वो आपको आज पता चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का लिपिड है। लेकिन लिपिड में भी हम एक खास बात करेंगे, एम्पीपैथिक प्रकार का लिपिड होता है। एम्पीपैथिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिनके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड दोनों प्रकार के सिरे पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी और हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही। यानी कि ये एक प्रकार का कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड भी पाया जाएगा और हाइड्रोफिलिक एंड भी पाया जाएगा। दोनों एंड प्रेजेंट हैं, इसलिए अपन क्या कह देते हैं, इसे एम्पीपैथिक प्रकार का लिपिड है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरॉल इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टीरॉल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि इट इज़ क्लियरली एसेंशियल टू लाइफ, यानी कि ये बहुत एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। लेकिन यदि इसका डिपोजिशन आर्टरीज के अंदर हो जाता है, ये यहाँ पे आपको आर्टरीज दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आर्टरीज जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये रेड कलर की आरबीसीज आपको दिखाई दे रही है। तो यदि इसका डिपोजिशन आर्टरीज के अंदर हो जाता है, तो वो क्या कॉज करता है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कॉज करता है या फिर स्ट्रोक कॉज करता है। जो येलो कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये क्या करता है, आर्टरीज के अंदर जाके जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आर्टरीज का जो डायमीटर है वो कम होता है। तो ब्लड फ्लो है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे ब्लड है वो इकट्ठा हो चुका है और आगे जाके ब्लड की जो क्वांटिटी है बहुत कम जा रही है। तो जब जो हमारे ऑर्गन हैं, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट से जो ऑर्गन है वो हार्ट है, वो हम ब्लड को आगे फ्लो नहीं कर पाएगा ठीक प्रकार से, ऑर्गन के लिए ब्लड नहीं मिलेगा तो वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही वजह होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की या फिर स्ट्रोक आने की। तो कोलेस्ट्रॉल खतरनाक भी है, लेकिन ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल भी है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। आगे बढ़ते हैं अपन साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। यानी कि यदि हम कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की साइट देखें कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज होता है, तो उसकी बात करते हैं तो लिवर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन आता है हमारे सामने। लिवर इज द मेन साइट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, यानी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो मेन साइट है वो क्या है, लिवर है। इसके अलावा आल्सो इट इज सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टिनल सेल्स इन द बॉडी। यानी कि जो हमारी आंतों की कोशिकाएं हैं, इंटेस्टिनल सेल्स हैं, उनके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता रहता है। अब बात करते हैं कि इसको प्रोड्यूस होने वाले जो एंजाइम है उनका क्या रोल है। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर पार्शली लोकेटेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर, और पार्शली इन साइटोप्लाज्म। यानी कि यदि हम लीवर सेल्स की बात कर रहे हैं या फिर इंटेस्टाइनल सेल्स की बात करते हैं, तो इनके अंदर सेल में भी यदि हम पर्टिकुलर एरिया की बात करें कि कहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है, तो जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं इसके सिंथेसाइज में, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, ईआर के अंदर। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। इसके अलावा सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके सिंथेसाइज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।
लिवर के अंदर ये आपको एक डी नोवो सिंथेसिस प्रोसेस दिखाई दे रही होगी, जिसके द्वारा क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जब यहाँ पे बन चुका होगा, उसके बाद वो बाइल एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे होता है, लिवर के अंदर ये सिंथेसाइज चल रहा होता है। आगे देखिए हम बात करते हैं सोर्स की, कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्स की हम बात करेंगे, कोलेस्ट्रॉल के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके से एंटर कर सकता है। या तो हम उसे कंज्यूम करेंगे डाइट के थ्रू, ठीक है। हमने डाइट ली, डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे फूड के अंदर होता है। यदि हम बात करें ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, तो नॉन वेज के अंदर बीफ का ब्रेन हो गया, इसके बाद चिकन का लीवर हो गया, एग यॉक हो गया, श्रिम्प्स हो गए, और चिकन की लेग्स हो गए। तो इनके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं वेजिटेरियन फूड की, तो चीज़ के अंदर ये हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो पनीर होती है, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनके अंदर हमें हाई कोलेस्ट्रॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये तो हमने डाइट के सोर्स से देख लिया। लेकिन यदि हम बात करें डाइट से हम उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी भी खुद से प्रोड्यूस करती है। तो जिस सिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है, उसे डी नोवो सिंथेसाइज प्रोसेस कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये लिवर के अंदर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डी नोवो सिंथेसाइज के अंदर क्या चल रहा है, फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर, यानी जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं उनके द्वारा उनका हाइड्रोलाइसिस होता है, देन वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल के सोर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब अपन स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, C27H46O, ठीक है, H46O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 27 कार्बन हमें देखने के लिए मिलेगी, हाइड्रोजन हमें 46 देखने के लिए मिलेंगे, और ऑक्सीजन हमें कितना, एक ऑक्सीजन हमें देखने के लिए मिलेगा। यदि हम इसके एग्जैक्ट मास की बात करते हैं, तो 386.3549 डाल्टन इसका एग्जैक्ट मास होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके 3 नंबर कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, यानी कि OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो 5th कार्बन है, 6th कार्बन है, उसके बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर हमें समझनी थी। इसके बाद इसकी जितनी भी बैलेंसी है वो सारी हाइड्रोजन से सेचुरेटेड रहती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 27 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। इसके अलावा जो 3rd नंबर कार्बन है, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, और 5th और 6th नंबर कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको 4 जो पायरल रिंग है वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, 1, 2, 3, 4, यानी कि ये एक टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है। 4 रिंग हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, यही हमें टॉपिक के अंदर पढ़ना है। मेन टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है कि कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस किस प्रकार से होता है। जब भी हम बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को पढ़ने जाते हैं, तो हमें 5 स्टेज के बारे में ध्यान रखना होगा, यानी कि 5 स्टेज के अंदर हम इसे स्टडी करते हैं। तो कौन कौन सी वो 5 स्टेज हैं, उसके बारे में बात करें, तो सबसे पहली स्टेज हमारे सामने आती है। सबसे पहली स्टेज है सिंथेसिस ऑफ मेवोलेट फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम। एसिटिल कोएंजाइम इसके लिए एक प्रीकर्सर का काम करता है, और पहली स्टेज के अंदर एसिटिल कोएंजाइम मेवोलेट के अंदर चेंज हो जाता है, या फिर मेवोलिनिक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये कि एसिटिल कोएंजाइम कहाँ से आया। तो जब हमने ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल पढ़े थे, वहाँ पे हमें पता था कि एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटिल कोएंजाइम साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर चलता रहता है, लेकिन वो कई बार साइकिल से आउट भी चला जाता है थोड़ा सा। तो वो जो आउट जा रहा है, वो आउट जाने के बाद वो कहाँ काम आएगा, वो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल के अंदर काम आता है। तो एसिटिल कोएंजाइम में क्या हो गया, प्रीकर्सर के रूप में यहाँ पे काम करता है, और प्रीकर्सर के रूप में काम करके मेवोलिनेट को बनाता है, ठीक है। तो पहली स्टेज के अंदर क्या होगा, सिंथेसाइज ऑफ मेवोलिनेट एसिड फ्रॉम, या फिर मेवोलिनिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम से बनता है। दूसरी स्टेज की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट फ्रॉम मेवोलिनेट बाई लॉस ऑफ CO2, यानी कि जो मेवोलिनेट बना है या फिर मेवोलिनिक एसिड बनेगा, उससे क्या होगा, एक CO2 का लॉस होगा, और CO2 का लॉस होने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोप्रीनॉइड यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरी स्टेज का काम होगा। अब अपन तीसरी स्टेज की तरफ आते हैं, तो तीसरी स्टेज के अंदर क्या होगा कि जो आइसोप्रीनॉइड यूनिट है, ठीक है, ऐसी 6 आइसोप्रीनॉइड यूनिट आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगी, यानी उनका कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, और उसके बाद वो क्या बना लेंगे, स्क्वेलिन के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर क्या होगा, मेवोलिनेट बनेगा, कहाँ से, एसिटिल कोएंजाइम से। इसके बाद मेवोलिनेट से क्या चेंज लॉस हुआ, CO2 का लॉस होगा, इसके बाद वो आइसोप्रीनॉइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब 6 आइसोप्रीनॉइड यूनिट आपस में कंडेंस होंगी, कंडेंसेशन होने के बाद वो स्क्वेलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब जो स्क्वेलिन है उसका साइक्लाइजेशन होगा, यानी कि स्क्वेलिन है आपस में साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और कन्वर्ट होने के बाद लेंसोस्टिरोल बना लेगी, ठीक है। और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, लेंसोस्टिनॉल से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल प्राप्त हो जाएगा,
ठीक है। ये प्रोसेस चलती है 5 स्टेज के अंदर, हम इसे स्टडी करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि एसिटिल कोएंजाइम ए है, इसकी क्यों ज़रूरत हमें पड़ती है, एनएडीपीएच की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, C27H46O। तो ये जो कार्बन 27 है ये कहाँ से आए, हाइड्रोजन 46 है ये कहाँ से आए, वो चीज़ देखिए। तो जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये हमें प्रोवाइड कराता है ऑल कार्बन एटम्स, यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस के लिए 27 कार्बन कहाँ से आते हैं, कौन हमें ये प्रोवाइड कराता है, तो एसिटिल कोएंजाइम ए हमें ये प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एनएडीपीएच हमें क्या प्रोवाइड कराता है, तो एनएडीपीएच हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, हमें एटीपी से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस के लिए। अब अपन बायोसिंथेसिस के स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो एसिटिल कोएंजाइम ए है ये एक्ट करता है एज अ प्रिकर्सर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर के रूप में क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल 27 कार्बन एटम्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर डेराइव्ड फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम in a 3 स्टेज सिंथेटिक प्रोसेस, यानी कि एक 3 स्टेज सिंथेटिक प्रोसेस होती है एसिटिल कोएंजाइम ए के द्वारा, और वहाँ से डेराइव होते हैं कितने, 27 कार्बन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के। इसके बाद बात करते हैं पहली स्टेज के अंदर, स्टेज 1 इज द सिंथेसिस ऑफ आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट। पहली स्टेज के अंदर क्या बनेगा, आइसोपेंटिल आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट बनेगा, जो कि एक एक्टिवेटेड आइसोप्रीन है। ठीक है, जो कि क्या है, एक एक्टिवेटेड आइसोप्रीन यूनिट है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के की बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करती है। पहली स्टेज के अंदर क्या बनेगा, आइसोपेंटेनाइल पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, जो कि एक एक्टिवेटेड आइसोप्रीन है, और ये क्या करती है, एक की बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करती है कोलेस्ट्रॉल के। दूसरी स्टेज की तरफ हम आते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट टू फॉर्म स्क्विलिन, यानी कि जो पायरोनेटेड रिंग अभी मैंने आपको बताई थी, ये आइसोप्रीनोइड रिंग, आइसोप्रीनोइड रिंग क्या होती है, एक एक्टिवेटेड आइसोप्रीन होती है। अब ये आपस में कंडेंस होंगी, और कंडेंसेशन होने के बाद 6 मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होने के बाद क्या बना लेगी, स्क्विलिन बना लेगी। ठीक है, तीसरी स्टेज के अंदर क्या होगा, इन स्टेज 3 स्क्विलिन साइक्लाइज इन एन एस्टाउंडिंग रिएक्शन एंड द टेट्रासाइक्लिक प्रोडक्ट इज सबसिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू कोलेस्ट्रॉल, यानी कि तीसरी स्टेज के अंदर अब जो स्क्विलिन है उसको साइक्लाइजेशन होना स्टार्ट होगा, वो साइकिल के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, और एक टेट्रासाइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी कि 4 साइकिल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी, और ये लास्ट में जाके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इन स्टेज के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो सिंथेसिस चलता रहता है। अब अपन एक बार साइकिल को पढ़ लेते हैं कि साइकिल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एसिटिल कोएंजाइम ए हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए की हम बात कर लेते हैं। एसिटिल कोएंजाइम ए किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आता है, थायोलेज एंजाइम यहाँ पे सबसे पहले काम में लिया जाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ से लिए हैं, और एक इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, एसिटो एसिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब एक दूसरा एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, दूसरा एंजाइम कौन सा है, HMG कोएंजाइम ए सिंथेस। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटायरिल कोएंजाइम ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा एंजाइम काम आएगा, दूसरा एंजाइम कौन सा है, यहाँ पे एक एंजाइम काम आएगा HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज काम आएगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेवोलिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर मेवोलिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एसिटिल कोएंजाइम ए कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मेवोलिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मेवोलिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक 3 स्टेप प्रोसेस थी। तो एसिटिल कोएंजाइम ए सबसे पहले एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होगा, देन एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देन वो मेवोलिनेट के अंदर चेंज होगा। अब आगे जो चीज़ होंगी वो मेवोलिनेट के अंदर चेंज होने वाला है। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए कि जो ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ग्लूटेरिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो गया, और ये कहाँ पे चेंज हो गया, मेवोलिनिक एसिड या फिर मेवोलिनेट के अंदर चेंज हो चुका है। एक बीच की सब प्रोसेस रह जाती है जो एसिटो एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन वो 3 हाइड्रोक्सी कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे एंजाइम, ये प्रोसेस तो हम पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ चुके हैं। अब जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारी पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा, पहला, सॉरी, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पहला ये स्टेप हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए, मेवोलिनिक एसिड कंप्लीट होने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो मेवोलिनिक एसिड है ये मेवोलिनेट 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ये कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे एक एटीपी एंटर कर रहा है, और एटीपी एंटर कर रहा है तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो कौन सा काम आएगा, एंजाइम काम आएगा मेवोलिनेट काइनेज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। तो मेवोलिनिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मेवोलिनेट 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि 5वें नंबर कार्बन पर एक फॉस्फेट समूह ग्रुप ऐड हो चुका है।
अब ये जो मेवोलिनेटेड 5 फॉस्फेट है, ये आगे जाके कन्वर्ट होगा किसके अंदर, मेवोलिनेटेड 5 पायरोफॉस्फेट के अंदर, यानी कि अब साइक्लिक चेन यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब जो मेवोलिनेट 5 पायरोफॉस्फेट है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोपेंटेल 5 पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीपी कहते हैं। एक CO2 का यहाँ से लॉस हो जाएगा, एक CO2 यहाँ से लॉस हो जाएगी, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, मेवोलिनेटेड 5 पायरोफॉस्फेट डिकार्बोक्सिलेज, यानी कि डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डिकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो जैसे ही डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, एक CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोपेंटेल 5 पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये कितना है, एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब जो आइसोपेंटेल 5 पायरोफॉस्फेट है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डाईमेथिल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कैसा है, जो भी एक 5 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये भी कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और ये भी कैसा है, 5 कार्बन कंपाउंड है, दोनों 5 कार्बन कंपाउंड है। अब देखिए क्या होगा कि दोनों आपस में मर्ज कर जाएंगे, यानी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, यहाँ से ये आएगा और यहाँ से ये आएगा, ठीक है। दोनों कंपाउंड आपस में क्या कर जाएंगे, ऐड कर जाएंगे, और ऐड करने के बाद ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, गैरिल पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और गैरिल पायरोफॉस्फेट क्या है, एक 10 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ से आया, 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ से आया, तो डाईमेथिल पायरोफॉस्फेट आएगा, आइसोपेंटिल 5 पायरोफॉस्फेट आएगा, और क्या बन जाएंगे, गैरिल पायरोफॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे। एंजाइम कौन सा काम आएगा, फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेज, यहाँ पे एंजाइम काम आएगा। अब जो गैरेंसिल पायरोफॉस्फेट है, इसके अंदर दोबारा डाईमेथिल पायरोफॉस्फेट यहाँ से ऐड होगा। ये गैरिल पायरोफॉस्फेट क्या है, एक 10 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ से 5 कार्बन कंपाउंड डाईमेथिल पायरोफॉस्फेट यहाँ से ऐड होगा, और इसके अंदर ऐड होने के बाद ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। किसके अंदर चेंज हो जाएगा, फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, और फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट है वो कितना हो गया, 15 कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी कि 10 यहाँ से आए, 5 यहाँ से आए, ठीक है, 10 यहाँ से आए, 5 यहाँ से आए, तो कितना हो गया, टोटल 15 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे हो गए। तो फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट क्या है, एक 15 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे दूसरा एंजाइम आएगा, दूसरा एंजाइम कौन सा है, देखिए स्क्विलिन सिंथेज एंजाइम आएगा, और जो फेरेंसिल पायरोफॉस्फेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्विलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेबोलिनिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे स्क्विलिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब एंजाइम आएगा, स्क्विलिन के ऊपर रिएक्ट करेगा, स्क्विलिन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, और स्क्विलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, 2,3 ऑक्सीडो स्क्विलिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब 2,3 ऑक्सीडो स्क्विलिन के अंदर ऐड होगा क्या, NADPH ऐड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो कार्बन है वो बन चुके हैं, अब कार्बन के बाद इनकी जो बैलेंस है उसको संतुष्ट करना है, सैचुरेट करना है, तो NADPH की एंट्री होगी, यानी कि अब हाइड्रोजन का ऐड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो स्क्विलिन के ऊपर एपो ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम काम आएगा, और ये किसके अंदर है, इसको कन्वर्ट कर देगा, ये लेंसोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो स्क्विलिन किसके अंदर कन्वर्ट होगी, लेंसोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट हो गई, और मेबोलिनिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्क्विलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही है, ये बीच के स्टेप हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अब स्क्विलिन किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, लेंसोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और लेंसोस्टिरोल क्या बन गया, एक 30 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन हमें पता है कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के अंदर 27 कार्बन होते हैं, ठीक है। तो अब 3 कार्बन का लॉस यहाँ से किस तरीके से होगा, तो आगे भी रिएक्शन चलती रहेगी। यहाँ पे देखिए 19 रिएक्शन धीरे धीरे कंप्लीट होंगी, और 19 रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होगा तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन है, 27 कार्बन है। तो अब जो 30 कार्बन से 27 कार्बन का लॉस है वो किस तरीके से होगा, तो कई ऐसे ग्रुप्स होंगे जो यहाँ से इस फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कई जो हैं वो CO2 के फॉर्म में निकलेंगे। इस तरीके से यहाँ से कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन का लॉस धीरे धीरे होता चलेगा, ऐसे 3 कार्बन का लॉस हो जाएगा, तो लास्ट में जाके हमें कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हमें मिल जाएगा। साइकिल को दोबारा से देखिए, सबसे पहले एसिटिल कोइंजा में है, ये किसके अंदर, मेबोलिनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, मेबोलिनिक एसिड फिर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्क्विलिन के अंदर कन्वर्ट हो गया, स्क्विलिन लेंसोस्टिरोल के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेंसोस्टिरोल से हमें क्या मिल गया, कोलेस्ट्रॉल हमें मिल चुका। तो ये सीरीज हमें याद रखनी है, ये चेन रिएक्शन हमें याद रखनी है। इस तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल का बायोसिंथेसिस है हमारी बॉडी के अंदर लिवर सेल्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि अब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन चुका है, या फिर डाइट से हमने कोलेस्ट्रॉल को ले लिया है, अब उसका बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा वो देखिए। प्लाज्मा में 30% जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ्री फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है, और जो 70% कोलेस्ट्रॉल है वो हमें एस्टर के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। यानी कि जो फ्री फॉर्म है वो कौन सी है, 30% है, और 70% है वो एस्टर फॉर्म में देखने को मिलता है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। तो जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है एंड मोस्ट लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड एज पार्ट ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन,
ठीक है। यानी कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है 30% जो फ्री कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर लिपोप्रोटीन्स के रूप में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के अंदर होता रहता है। अब हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन, हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लिपोप्रोटीन को हमने उनकी साइज के बेसिस पे और उनकी डेंसिटी के बेसिस पे 5 मेन क्लासेस के अंदर क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया गया है। और हमने इसकी इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में इसको जमा दिया है। तो लिपोप्रोटीन्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारे सामने काइलोमाइक्रोन, सबसे छोटी है, सबसे कम डेंस लिपोप्रोटीन होती है, कौन सी, काइलोमाइक्रोन्स। इसके बाद आती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में BLDL कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये डेंस है, ये काइलोमाइक्रोन से डेंस है थोड़ी सी, लेकिन और उनसे कम डेंस है। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ गई। इसके बाद इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जैसे IDL कहा जाता है, ये कौन से नंबर पर आएगी, तीसरे नंबर पर आ जाएगी। डेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाती है, ये फोर्थ नंबर पर यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाती है, जो कि लास्ट में फिफ्थ नंबर पर आ जाएगी। इस तरीके से 5 क्लासेस के अंदर हमने लिपोप्रोटीन को जो है इंक्रीज डेंसिटी या फिर उनके साइज के आधार पर डिवाइड ऑर्डर कर दिया है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आते हैं तो वहाँ पे जब आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के मिलेंगी, LDL HDL, ये सारे आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। यदि कि आपने कभी आपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराई तो आप जाके रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं, ये वर्ड्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस फॉर्म में यानी कि 30% कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है, लिपोप्रोटीन जो फॉर्म है वो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि बॉडी के अंदर वो अब डिग्रेडेशन होना उसका स्टार्ट होगा। और डिग्रेड होने के बाद वो 3 चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले बनाएगा वो बाइल एसिड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर वो बनाएगा स्टीरॉयड हॉर्मोन्स, ठीक है। और तीसरे नंबर के अंदर वो डिग्रेड होगा किसके अंदर, विटामिन D3। इन 3 रूप में डिग्रेडेशन होता है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। तो आप समझिए बाइल एसिड हमारे डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो हमारे सेक्स डिज़ायर वगैरह के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके बाद जो विटामिन B3 है जो कि हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन क्या क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड के रूप में काम आता है। सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा विटामिन D3 का सिंथेसाइज भी कहाँ से होता है, कोलेस्ट्रॉल के डिग्रेडेशन से ही होता है। ठीक। तो सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, लिवर के अंदर ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म होती हुई रहती हैं। चलिए आगे अपन एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं कि डिग्रेडेशन भी हो चुका, अब उसको बॉडी से बाहर निकालना है, एक्सक्रीट ऑफ हमारी बॉडी से करना है। क्योंकि अब जब डिग्रेड हो चुकी हैं ये चीज़ें तो अब वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, इससे पहले उनको बाहर निकालना जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी बाय द बाइल either in the unesterified form और आफ्टर कन्वर्जन इनटू बाइल एसिड इन द लीवर। यानी कि कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी से या तो बाइल के रूप में बाहर निकलेगा, बाइल जूस के रूप में बाहर निकलेगा, या फिर अनएस्टेरिफाइड फॉर्म में बाहर निकलेगा, या फिर उनको बाइल एसिड के अंदर लीवर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो कॉप्रोएस्टिनॉल है, कॉप्रोएस्टिनॉल है जो कि फॉर्म है क्या, प्रिंसिपल स्टीरॉल है, हमारी फीसस के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। तो जब वो लिवर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है बाइल एसिड का, उसके बाद हमें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने के मतलब फीकस के अंदर मिल जाएगा। तो जो मेन प्रिंसिपल स्टीरॉल है जो हमें हमारी फीकस के अंदर देखने को मिलता है वो कौन सा है, कॉप्रोस्टिनॉल। ठीक है। इट इज़ फॉर्म फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल बाय द बैक्टीरिया इन द लोअर इंटेस्टाइन, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिन्हें गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, कॉप्रोस्टिनॉल के अंदर चेंज कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है और टॉक्सिन बनने से हम बच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन क्या क्या होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉल इन ह्यूमन एंड परफॉर्म आर नंबर ऑफ एसेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट स्टीरॉल है, और इसके अलावा ये बहुत एसेंशियल फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करता है। जैसे कि सबसे जो मेन फंक्शन इसका वो क्या है, इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑफ प्लाज्मा लिपोप्रोटीन्स, यानी कि जो प्लाज्मा की मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे अपन कहते हैं, उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। उसके अंदर लगभग 30% अमाउंट में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो उसकी प्लाज्मा की जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के अंदर लिपोप्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरी फंक्शन की हम बात करते हैं, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट। हमारी डाइजेशन में जो बाइल सॉल्ट की ज़रूरत होती है, तो बाइल सॉल्ट के लिए प्रिकर्सर का काम कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल काम करता है। कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन होता है तो बाइल सॉल्ट के अंदर चेंज होता है, देन वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बात करें, इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन दैट इंक्लूड
एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, सेक्स हार्मोन, प्लेसेंटल हार्मोन, ईटीसी। यानी कि ये स्टीरॉयड हार्मोन का भी प्रिकर्सर होता है। और इस स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर कौन कौन से हार्मोन इंक्लूडेड होते हैं, तो एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन इंक्लूड होता है, इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा जो प्लेसेंटल हार्मोन है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड करे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं आल्सो अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का भी ये प्रिकर्सर होता है, क्योंकि इसके डिग्रेशन से क्या बनती है, विटामिन डी थ्री की प्रोडक्शन होती है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स और साइटोस्टेरॉल ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि जो प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट्स के अंदर साइटोस्टेरॉल हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो कुछ एल्कलॉइड्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो उनका भी प्रिकर्सर कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके बाद हम बात करें, इट इज रिक्वायर्ड फॉर अ नर्व ट्रांसमिशन। कोलेस्ट्रॉल इज वेल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी बट पर्टिकुलरली अबंडेंट इन नर्वस टिश्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल मान के चलिए सारी सेल्स के अंदर हमें ज़रूरत पड़ जाती है कोई, ठीक है, लेकिन यदि हम इसके मेन रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो नर्व का ट्रांसमिशन होता है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स के लिए, वहाँ पे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट किसकी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल लगभग सारी सेल्स के अंदर वैली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अबंडेंट होता है किसके लिए, नर्वस टिश्यू के लिए, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के कुछ फंक्शंस हमने देखे थे। इसी तरीके से हमारा जो बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक अब आपने वीडियो देखी थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।